नमस्कार दोस्तों, आज रूबरू में आपको मैं पूनम से मिलवाने जा रही हूँ। बदरपुर की रहने वाली पूनम दलित परिवार से आती हैं। जाति के आधार पे अगर बात करूँ तो पूनम वाल्मीकि समाज से हैं, लेकिन पूनम यहाँ के लोगों के साथ मिल करके दलित परिवार में जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार, एट्रोसिटीज़ के खिलाफ पूनम लड़ रही हैं। और न सिर्फ लड़ रही हैं बल्कि इसके खिलाफ एक लंबे समय से आवाज़ भी उठा रही हैं। तो आज रूबरू में हम पूनम से बात करेंगे। पूनम, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में बताइए और हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि इस तरह की लड़ाई का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? मेरी जो लड़ाई है, मेरी लड़ाई सिर्फ अपनी अकेली की नहीं है, क्योंकि मैं जब बहुत छोटी सी थी तो मतलब मुझे ये भेदभाव, मतलब मैं जानती भी नहीं थी कि भेदभाव होता क्या है। तो हमें क्या करते थे जो टीचर थी क्लास में, मतलब कि ऐसी बच्चे कौन है, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे होता क्या है। वाल्मीकि ये सब जानते नहीं, बल्कि मैं पहली दूसरी में ही थी। तो हम लोगों को क्या करते थे, ये लोग अलग लाइन में बिठा देते थे। तो बड़ा अजीब लगता था। फिर और जो बच्चे थे वो हम पर सवाल नहीं किया कि क्यों अलग नहीं, लाइन में बिठा रहे हैं? बस आदत से, क्योंकि बचपन से ही ये चीज़ मैंने देखी कि अलग ही बिठाएंगे ये। तो मुझे होश भी नहीं है कब से, अगर पहले नहीं होता और बाद में ये होता तो शायद मैं इस पर सवाल उठाती। पर मैं तो पहली क्लास से ही देखती आ रही थी कि हमें कुछ अलग होता होगा भाई। तो हम लोगों को अलग बिठा दिया जाता था। उसके बाद फिर पूछते थे, फिर बच्चे भी मजाक उड़ाते थे और हमसे बात भी नहीं करते थे अच्छे तरीके से। अलग से ही हमें रहते थे, तो हमें उसकी आदत पड़ गई। फिर वहाँ छोटे थे, इतनी समझ नहीं थी, तो हमने कभी वो सवाल किया ही नहीं। पर अब जब बड़े हुए तो कोई पूछता है, भाई पहले तो पूछेंगे भाई तुम कौन हो, क्या हो। उसके बाद अगर हमने बोल दिया कि हाँ भाई हम वाल्मीकि हैं, तो अच्छा तुम्हारा तो वो काम होता है ना जो आप झाड़ू लगाते हो, नालियाँ साफ़ करते हो, इस तरह से करते हैं। और पड़ोस में भी क्या करते हैं, अगर बच्चे हमारे खेल रहे हैं तो अपने बच्चों को वो बहुत अलग कर देते हैं, एकदम सीधा बोलते हैं उनके साथ मत खेलो। मतलब घुमा फिरा कर भी सीधा वो बोलते हैं कि इनके साथ मत खेलो। और अगर हमारा कोई वाल्मीकि जो भाई है, अगर वो सफाई के लिए अगर हमारी गलियों में आते हैं तो उनसे वो अपना काम करें, फिर भी उन्हें घृणा से देखेंगे। अगर वो नाली साफ कर रहे हैं तो वो जो नाली का कूड़ा वो वहीं तो निकालेंगे, लेकिन उनको इस तरीके से मुंह पे हाथ रख लेंगे। और जो घरों के पास बाहर वो सिल्लियाँ डाली हुई तो उन्हें भी नहीं हटाएंगे। फिर उनको ये कहा जाता है कि वो काम नहीं करते। ठीक है, उनको ना वो एक गिलास पानी देंगे, वो भी तो इंसान है। और उसके बाद जब उनको जब वो सफाई कर रहे हैं तो कम से कम वो जो कूड़ा निकाल के अपने घर तो लेकर नहीं जाएंगे। किसी के घर के आगे निकाल दिया, अरे यहाँ मत निकालो, यहाँ मत निकालो, उसका काम भी नहीं करने देते। और वो जो हमारे भाई हैं, अगर वो सफाई कर रहे हैं तो वहीं पे कूड़ा डालेंगे कि ये तुम्हारा काम है। मतलब वो लोग जो और लोग हैं वो दूसरों के घर, मतलब अपनी ऑफिस कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, पर जहाँ पर सफाई की बात आती है तो उन्हें लगता है कि ये तो इन्हीं का काम है, वो यही करेंगे। तो बहुत भेदभाव होता है, हर तरह का भेदभाव होता है। अगर हमारे घर में कोई गुजर गया है तो अगर पड़ोस में वो रहते हैं तो अगर हमारे घर में किसी की मौत हो गई है तो वो वहाँ भी नहीं आएंगे। आना तो दूर की बात है, अगर उनको जिनकी मौत हो गई है अगर वो थोड़ा आगे चले गए हैं तो अगर वो थोड़ा 10 कदम आगे भी नहीं गए हैं, पानी डालना शुरू कर देते हैं। पानी डालना मतलब वो लोग शुरू कर देते हैं कि भाई ये मतलब कुछ गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद एक तो ये भी होता है और फिर दूसरा ये भी होता है कि मंदिरों में भी क्या करेंगे, अगर पंडित को भी अगर ये पता है ना कि पड़ोस में अगर एक मंदिर है, अगर उसमें ये पता है कि ये तो यहाँ है, तो हमेशा वो बहसबाजी करते हैं। मेरे साथ तो बहसबाजी होती है। अगर मैंने जल चढ़ाया है कि जल क्यों चढ़ा रहे हो, वो तो बासी मुँह चढ़ाते हैं, वो तो ये करते हैं। और लोग आके शाम को भी जल चढ़ाते हैं। तो मेरे साथ ये मतलब ये होता है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी और की बात कर रही हूँ। तो मेरे साथ जो होता है मुझे बहुत बुरा लगता है। कई बार बेटी पूछती है, मेरी एक बेटी है, वो भी ये भेदभाव नहीं जानती, तो मैं उसके दिमाग में भी भेदभाव डालती भी नहीं हूँ कि ये इसलिए हमसे ये कर रहे हैं। मैं कहती हूँ बेटा कुछ नहीं है, क्या सिखाऊँ मैं अपनी बेटी को। क्योंकि और कास्ट वाले तो अपने बच्चों को सिखा देते हैं कि भाई वाल्मीकि का फ़र्क क्या है और तुम्हें उनसे कैसा व्यवहार करना है। उनके बच्चे वो अच्छी तरीके से वो भूमिका अदा करते हैं, पर हम अपने बच्चों को क्या बताएं। पूनम, आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि मान लीजिए दलित हर जगह अत्याचार के शिकार हैं, उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ होती हैं और उनसे कई लोग लड़ भी रहे हैं। आपको ये ख्याल कैसे आया कि दलितों में भी जो फीमेल हैं, जो औरतें हैं, उन पे अत्याचार के खिलाफ आपको लड़ना है और उसके लिए आवाज़ उठानी है? ये ख्याल आपको कैसे आया?
ये ख्याल जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे जो पापा थे वो मेरे बहुत आदर्श रहे हैं। उन्होंने मतलब क्या किया कि वो गांव में रहते थे, आज से कम 70-75 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। तो उनके अंदर उन्होंने कॉलेज किया। उस टाइम पे लोग अनपढ़ होते थे, पर मेरे जो पापा जी थे उन्होंने उस टाइम पे ग्रेजुएशन की थी। तो वो मतलब मुंबई में जाकर उन्होंने कॉलेज किया, फिर उनकी दोस्ती रही अच्छे लोगों में। तो वो हमेशा मतलब सच से आगे बढ़े, सच से आगे बढ़े। तो वो मेरे एक आइडल थे कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो वो सच का सहारा लो आप, और कभी झूठ मत बोलो कि भाई हमारी कास्ट ये नहीं है, और जो भी उसके मतलब जो भी अगर उनसे हमें फ़ायदे होते हैं वो लो, सच से आगे बढ़ो। तो मुझे अपने पापा से बहुत मैं वो थी कि उनको देख करके मैं आगे बढ़ी ज़िंदगी में। और फिर वो तो रही पापा और मेरे जीवन की कहानी जो मैं अभी तक झेल रही हूँ। फिर बात अब आती है हमारी पीढ़ियों की, मेरी बेटी की, हमारे बच्चों की, सभी के। तो ये रहा कि जो अत्याचार हम सह रहेंगे, अत्याचार में रह के हमारे बच्चे पीछे ही रह जाएंगे। क्या हम ये भेदभाव कर रहे हैं, ये बच्चों को सिखा देंगे आप भी सहो? क्या हम अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं कि मतलब सिर्फ इसीलिए कि एक दिन आप पीछे रह जाओ? तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे लोग भी आगे बढ़ें और उनकी जो समाज की जो सोच है वो बदल सके, वो बदल सके कि नहीं ये भी कुछ कर सकते हैं, और मतलब हमारे लोगों को एक इज्जत से देखा जाए। कई बार क्या होता है, लोग पढ़ लिख जाते हैं हमारे दलित लोग, पर उनको वो इज्जत ही नहीं मिलती। तो मतलब दलित क्या है, क्या है वाल्मीकि? कुछ भी नहीं है। मूवी वगैरह में दिखाया जाता है। कल मैंने मूवी देखी आरक्षण, उसमें जो था सब पूरी मूवी अच्छी खासी थी, पर उसमें मुझे मेरा जवाब ही नहीं मिला। मुझे मेरा जवाब ही नहीं मिला उस मूवी में भी, मुझे अपना जवाब नहीं मिला। जो दलित था वो तो वैसे ही रह गया कॉलेज में, उसको एडमिशन से, उसको कॉलेज से भी निकाल दिया गया और उसको कोई नौकरी भी नहीं मिली। जो कोटे होते हैं वो सिर्फ नाम के इनको दिए गए हैं। अगर आप जा कर के देखें वो उन्हें कोटे भी नहीं मिलते। अगर वो अपनी किसी मतलब खूबी से या अपनी पढ़ाई से या किसी चीज़ को लेकर अपने ही किसी क्वालिटी को लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये उन्हें ये कह दिया जाता है कि आप अपने कोटे से हो। और जहाँ तक मैं बात मानती हूँ कि हम दलितों को सिर्फ ये एक वाक्य लगा दिया गया है कि कोटे होते हैं, पर कोई कोटा है ही नहीं। वो कोटे भी हमें नहीं मिलते। अभी बचपन से मैं 30 साल की उम्र मेरी हो गई है, तो मैंने तो आज तक सुना भी नहीं है कि हमारे वो चाचा या ताऊ या पापा या मम्मी कोटे से उन्हें वो नौकरी मिल गई। नहीं, या तो किसी को मतलब या तो किसी के कहने पर मिली है, या कभी उस टाइम पे नौकरियां हुई थी तब मिली है। अभी मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ, मुझे तो वो नौकरी भी नहीं मिली जो हमारे लिए होती हैं। अब मुझे तो ये भी नहीं पता वो मिलेंगी कहाँ से, क्योंकि हमारा कोई सही मार्गदर्शन करने वाला भी कोई नहीं होता कि कहाँ जाएँ। पर हाँ, अगर समाज में बात होती है तो वो ये कहते हैं अरे वो तो नौकरी तुम्हारे ही लिए होती हैं। और आज भी आप जाकर वहाँ पर देखें तो ऐसा नहीं है। उन नौकरियों को पाने के लिए भी अब लोग हमारी कास्ट का सहारा ले रहे हैं सिर्फ नौकरी के लिए, लेकिन आगे अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो वो उस कास्ट के होते ही नहीं हैं, उन्हें वो हक भी नहीं दिए जा रहे। पूनम, आपको क्या लगता है कि दलित महिलाओं का जो संघर्ष है वो जो सवर्ण महिलाएं हैं उनसे कितना अलग है? आपको क्या लगता है सवर्ण महिलाओं की अपेक्षाकृत क्या दलित महिलाएं ज़्यादा झेलती हैं? जी मैम, दलित महिलाएं ज़्यादा झेलती हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका जो पूरी जो पीढ़ी होती है इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, तो इस करके वो ज़्यादातर वो भी अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, अनपढ़ रह जाती हैं। अब अगर माता अनपढ़ है तो जाहिर सी बात है कि जो उनके बच्चे होंगे वो उन्हें ना तो अच्छा सही पोषण दे पाएंगी, ना उनको सही एजुकेशन का ज्ञान दे पाएंगी, और ना अपने समाज को, फिर वो अपने घर से ही समाज बनता है, उसको आगे नहीं ले पाएंगी। फिर और ये तो बात हो गई सिर्फ महिलाओं की। अब जब जो पुरुष हैं उनको भी ना अच्छी शिक्षा है ना जानकारी है, तो वो भी फिर पीते हैं, शराब पीते हैं, अपनी मतलब बीवियों पर भी अत्याचार करते हैं, बच्चों को भी स्कूल टाइम पर नहीं भेजते। तो फिर वो इसी बात से बहुत समस्याएं आ जाती हैं जो आगे उनको बढ़ने में मतलब रोक देती हैं। आपको क्या लगता है पूनम कि इन सारी समस्याओं का हल क्या है? कैसे इन्हें ठीक किया जा सकता है? मुझे लगता है कि जो हमारी समस्याओं का हल है वो ये है कि हमारे जो समूह के लोग होते हैं उनको थोड़ा इज्जत से देखा जाए। कई बार क्या होता है, अच्छे कॉलेजों में पहुंच भी जाते हैं पर उनके साथ वहाँ पे इतना भेदभाव होता है कि वो लोग छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। जो कल एक मूवी में भी दिखाया गया था, आरक्षण था, तो उस मूवी में मेरे को अपना जवाब ही नहीं मिला। उसका लास्ट ये दिखाया कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया। तो फिर कुछ बात ये भी होती है कि जब वो पहुँच तो जाते हैं पर उनके घर का माहौल तो नहीं है वैसा। जब वो अच्छे लोगों में पहुंच गए तो उनका तो घर का लेवल वही है, तो उन्हें किसी से हाथ मिलाने में भी संकोच होगा,
उनका बैकग्राउंड है ही नहीं आसपास का ऐसा कि वो और अच्छे लोगों में जाएं या बात कर सकें, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, क्योंकि बचपन से सिर्फ उन्होंने शिक्षा तो पा ली, किस तरीके से पहुंच गए, पर वो जो तालमेल उनके साथ में बिठाना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब उनसे अगर कुछ उनके साथ भेदभाव होता है तो वो लोग कहते हैं नहीं हमें करना ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत अलग हो जाते हैं। तो एक ये भी कारण है कि भाई वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि एक तो एजुकेशन और दूसरे उनका सोसाइटी में मेल मिलाप और सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जिससे कि दलितों में हाँ, तो मुझे ये लगता है कि हम दलितों के लिए या तो कुछ एक मतलब ये दलितों के लिए ये तो बना दिया गया है कि एसडीएम के ऑफिस जाके आप अपने ये बनवा लो, ठीक है बनवा लेते हैं, बनवा भी लेते हैं, पर उसके बाद क्या, उसके बाद के लिए भी तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि ये जिनके ये कागज़ हमने बनाए हैं, क्योंकि ऐसे ही भी कागज़ नहीं बन जाते, बहुत पीछे तक का हमें अपना बैकग्राउंड दिखाना पड़ता है लिखित में, वो है भी। अभी आपको क्या लगता है पूनम कि वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो दलित महिलाओं को आए दिन झेलनी पड़ती हैं? अभी हम स्कूलों में अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी वही समस्याएं हैं। उन औरतों को कहा जाता है अरे इनका बच्चा अगर उस क्लास में पढ़ता तो वो सेक्शन चेंज करवा देती हैं। दूसरा अभी अब अगर हम यहाँ तो घरों में पानी मिलता है, अगर नंबर पे भी लाइन हम लगा देते हैं ना तो उस हमारी बाल्टी को भी बहुत दूर वो अपने बर्तन लगाते हैं, जो रोज़ होता है, दिल्ली में भी होता है जो हमारी राजधानी है। और अगर आप गाँव में चले जाएँ तो वहाँ पर तो अलाउड ही नहीं है कि अगर आप उनके कुएँ से पानी ले आएँ, वहाँ तो अभी भी ये चीज़ है कि उनको मतलब पानी नहीं लाएंगे। और अगर हमारी कास्ट में शादी हो रही है तो उनको भी अगर नई नवेली उनके घर में बहू आई है तो पहले से ही कह दिया जाता है अरे उसकी बहू आई है ना वो हमारे घर में काम करेगी। ये नहीं, उनको ये नहीं देखा जाता कि वो करेगी या नहीं करेगी या वो नहीं करवाना चाहते। और फिर हमारे जो समाज के जो पुरुष हैं वो भी अपनी पत्नियों को मारते हैं, पीटते हैं, क्योंकि वो शिक्षित ही नहीं है। तो बहुत सी दिक्कतें, मतलब बाहर के अलावा दलित महिलाओं को घर के अंदर भी उनका शोषण किया जाता है, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उन्हें काम नहीं करने दिया जाता, क्योंकि उनके साथ इतना बुरा बर्ताव होता है पड़ोस में भी। तो उनके अंदर भी ये हो जाता है कि हम बाहर जाके क्या करेंगे, क्योंकि जब अपने पड़ोस में ही हमें इज्जत नहीं मिल रही, घर में नहीं मिल रही, तो उन्हें बहुत सी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या कभी ऐसा कोई अनुभव आपको रहा हो या आपके आसपास किसी को कि सिर्फ दलित महिला होने के नाते छेड़छाड़ और इस तरह की समस्या का कभी सामना करना पड़ा हुआ? ऐसा हाँ हुआ है, जैसे कि मैं अपनी बताऊंगी, हमारे साथ ही हुआ है ऐसा कि हम बदरपुर में नए शिफ्ट हुए थे, तो वहाँ पर मैं शादी नहीं हुई थी। तो क्या हुआ था, तो वहाँ पर जैसे कोई लड़के होते हैं छेड़ते थे, ठीक है, तो हम लोग चुप रहते थे वहाँ पे, क्योंकि लोग हमसे ज़्यादा मेल मिलाप करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो मकान हमने बहुत पहले से लिया हुआ था। जब मैं बहुत छोटी सी थी, पैदा हुई थी, तभी ले लिया था मेरे पापा ने। तो लोगों को ये पता था ये इस कास्ट के लोगों का घर है। तो जब हम वहाँ पर आके रहने लगे तो लोग हमसे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे। फिर हम 2-3 बहनें थी, तो मतलब लोग लड़के थे जो इस तरीके से देखते थे, बदतमीज़ी करते थे, तो हम अपने पापा को बताते नहीं थे कि वो उन्हें सुनेंगे तो उन्हें क्या लगेगा। इसके बाद क्या हुआ, फिर जो 2-3 लोग थे उन लोगों ने मतलब दबाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी लड़कियां ऐसे करती हैं, तुम्हारी लड़कियां वैसे करती हैं। यहाँ तक कि जो उस लड़के की हिम्मत थी ना, वो मेरे घर तक आ गया, और घर के सामने स्कूल था, उस स्कूल में उसने मेरे बारे में कहा कि तुम्हारी लड़की गलत है, जिसमें कि मुझे आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था। और उस स्कूल के प्रिंसिपल ने भी मतलब मेरे पापा को बुलाकर कहा, उसने ये नहीं कहा कि वो कैसे गलत है। उसके अंदर एक पल के लिए भी ये डर नहीं था कि अगर मैं सही भी हूँ, अगर मैं वो लड़की गलत भी है तो मैं ऐसे लड़की के लिए कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि उसे पता था कि मैं वाल्मीकि हूँ और मेरे साथ कोई पड़ोस नहीं है। उसने उस स्कूल के प्रिंसिपल का सहारा लिया। मैम मेरे घर के सामने ही स्कूल है, तो उसने मतलब मेरे पापा को बुलाया और 2-4 बातें सुनाई। और मेरे पापा मतलब बुजुर्ग हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि चलो चुप, मतलब मुझे कहा कि बेटा अंदर रहा करो, ये वो। हमारे लिए तो नई सी जगह थी, बस हम तो मतलब देखते थे ऐसे। मैं तो उस लड़के को जानती भी नहीं थी वो कौन है। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, ये किसी दूर का नहीं, अपना। पड़ोस में भी मतलब ये था, कोई अगर बात हो जाती थी, कुछ भी कहते थे, मतलब कि तुम तो इस जात के हो। ये मेरे साथ हुआ है और अभी भी होता है, अरे तुम्हारी तरफ तो ये होता है। तो ये बहुत कुछ सुनने में आता है, मतलब बहुत कुछ होता है मतलब। हाँ, ये तो अब मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से कि ये सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो तकलीफ़ पहुँचाते हैं, कष्ट पहुँचाते हैं। अभी आगे का आपने क्या सोचा है? आपकी एक बेटी है, उसको किस तरह का एजुकेशन और कैसे देना है, क्या करना है, और आगे दलित महिलाओं को लेकर के और किस तरह का काम करने का आपका इरादा है? मेरी एक बेटी है, मैं चाहती हूँ कि अभी मैंने इंडस सेक्शन के उसका EWS से एडमिशन कराया है, लेकिन उसमें भी जो सुविधाएँ मिली है ना, मुझे वही मिली है जो EWS के हर बच्चे को मिली हैं।
जो जनरल भी है वो भी। मुझे मतलब ये देखना है कि अगर हमारे लोगों के लिए सिर्फ कागज़ ही हैं क्या, उनके लिए कुछ नहीं है। एसडीएम के ऑफिस हमने धक्के खा के वो कागज़ बनवा लिए, उसके बाद क्या, हम कहाँ जाएं? कई दलित ऐसे हैं कि वो कागज़ ही नहीं बनवाते अब, क्योंकि हमें तो कुछ मिलता ही नहीं। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि इसके कागज़ अगर हैं तो अपनी बेटी को आगे पढ़ाऊँ लिखाऊँ और ये आगे बढ़े, और कुछ ये इस तरह का काम करे कि मतलब ये अपने समाज से अपनी सच्चाई के साथ में जानी जाए। इसलिए मैं ये मतलब कोरो से भी जुड़ी हूँ और ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हूँ, और बस मैं जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ मैं ये चाहती हूँ कि मतलब कुछ हमारे जैसे लोगों के लिए आगे मार्गदर्शन करने के लिए, इन्हीं के लिए कुछ काम किया जाए कि भाई अभी आप पढ़ ली हो तो आप इधर जाओ, उनका कोई मार्गदर्शन करने वाला तो मिले जिससे कि लोग प्रेरित हों। तो मैं ये चाहूँगी कि इनका मतलब एसडीएम के ऑफिस से सिर्फ वो सर्टिफिकेट ले लेना तो सब कुछ नहीं हो गया, उससे आगे अब उनको मार्गदर्शन दिखाने के लिए कुछ ऐसा स्कूल हो या कुछ ऐसा ऑफिस हो कि भाई आप यहाँ आएंगे तो आपके बच्चे ने अगर 12वीं कर लिया या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, कुछ प्रॉब्लम्स के लिए भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैंने अभी तक अपने इतनी 30 साल की उम्र में मैंने सुना ही नहीं कि कुछ ऐसा है। हर ये एसडीएम ऑफिस जाकर ये जो कागज़ भी होता नहीं, हमें बड़ा मुश्किल से बनवाना पड़ता है, जिसमें कि हमारे लिए कोई मुश्किल ऐसी है ही नहीं। चलिए पूनम, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि आप अपने काम में आगे बढ़ें और दलित महिलाओं के साथ ही इसी तरह काम करती रहें और उन्हें भी जागरूक करने की कोशिश करती रहें कि दुनिया इतनी ही नहीं है, इसके आगे भी दुनिया है। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूनम। तो ये थी पूनम, ये छोटी छोटी लड़ाइयों के साथ, छोटी छोटी चीज़ों के साथ दलित महिलाओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं और उनके लिए लड़ने की कोशिश कर रही हैं। पूनम को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन रैन के साथ मैं श्वेता यादव, नेशनल दस्तक, नई दिल्ली।